बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल adilrazak.physics वेयर लर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। डियर स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंटर पार्ट 1, पार्ट 2 और एंट्री टेस्ट के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर नई वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम दूसरे स्टूडेंट्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर पंजाब के तमाम बोर्ड, फेडरल बोर्ड और एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए आपकी इफेक्टिव और कंसेप्चुअल रिवीजन होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो लेक्चर के हवाले से अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं इंतहाई कम टाइम में आपको ये पूरा चैप्टर इफेक्टिवली और कंसेप्चुअली रिवाइज करवाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाएं, चीज़ों को लिखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की जानिब। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फार्मूला इस्तेमाल कीजिए इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि होता है I is equal to del Q over del T। चार्ज हमें 90 कूलम दिया गया है, टाइम 1 hour 15 मिनट्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 75 मिनट्स, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 4500 सेकंड्स। अब वैल्यूज पुट करें तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.02 एम्पेयर। प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो आप इसको लिख सकते हैं I is equal to 20 मिली एम्पेयर। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 13.2 है। सो इस एमसीक्यू को सॉल्व करते साथ साथ हमने एक्सरसाइज का दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वायर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात सही नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर, कि जब भी किसी टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो उस चीज को हम करंट बोलेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन वन डायरेक्शन इज। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। जब भी चार्ज किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो अपनी सराउंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। अब अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो अपनी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो अपनी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, इक्वल टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 13 के जितने भी क्वांटिटीज के यूनिट्स और सिंबल हैं वो मैंने दिए हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो करंट है इसका सिंबल आई होता है, उसका ऐसे यूनिट एम्पेयर होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स 1 एम्पेयर वो करंट होता है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर मूव करे। तो ये देखिए, अब आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा ऑप्शन होगा, कूलम पर सेकंड। द कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। सो इट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द करंट इन मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ, तो डियर स्टूडेंट्स, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे रहता है, वो मूव नहीं कर सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन मूव फ्रीली। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला है। राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन आ गया। अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स थर्मल मोशन इख्तियार किए हुए हैं, कोई यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे
कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्होंने एक वेलोसिटी एक्वायर्ड कर ली है। ये देखें, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यूनिफॉर्मली एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट्स, और ये बुक की लाइन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू देयर थर्मल मोशन इज, वंस अगेन ये भी बुक की लाइन है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर होती है ये सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, तो ये डियर स्टूडेंट्स अभी मैं समझा कर गया हूँ कि कन्वेंशनल करंट वो होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ जाए। इट मीन्स कि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। द स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, डियर स्टूडेंट्स ये आप थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर टेम्परेचर। सो थर्मल वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट जॉइंट अक्रॉस अ सर्किट प्रोड्यूसेस, डियर स्टूडेंट्स करंट हमेशा तब फ्लो करता है जब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो। ये आप देख सकते हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यू टू कोलिजन। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज गिवन बाय, डियर स्टूडेंट्स ये जितने भी फार्मूले हैं ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हैं। हीटिंग इफेक्ट में होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये जितने भी आप फार्मूले देख रहे हैं I²R VI ये सब पावर के फार्मूले हैं। जब इसको हम T से मल्टीप्लाई करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट आता है। अब यहाँ पर आपने एक नया फार्मूला देखा है V²/R, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी पावर का फार्मूला ही होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा। इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द कॉपर सल्फेट डिपोजिटेड एट, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सोल्यूशन के अंदर वो ना तो एनोड और ना ही कैथोड पे जाता है, जबकि उसने सोल्यूशन के अंदर ही रहना होता है। इसका काम होता है चार्ज को मूव करवाना, चार्ज कैरियर सप्लाई करना ताकि करंट फ्लो हो सके। सो ये देखिए कॉपर सल्फेट ने डिसोसिएट होके सोल्यूशन के अंदर ही रहना है और इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। नाइदर कैथोड नॉर एनोड। थर्मोकपल कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने थर्मोकपल की वर्किंग जो है वो दिखाई हुई है। अब थर्मोकपल क्या कर रहा है, ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मिली वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो ये शो करवा रहा है कि इसकी हीट कितने वोल्ट्स के अंदर आ रही है। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द वेसल कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द लिक्विड इज कॉल्ड, डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। ये आप देख सकते हैं कि एक वेसल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं और इलेक्ट्रोलाइट है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ओम्स लॉ एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ करंट अंडर द कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओम्स लॉ एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ करंट अंडर द कांस्टेंट, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अंडर कांस्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ हमेशा तब वैलिड होता है जब फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सेमीकंडक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो डियर स्टूडेंट्स ये बुक की लाइन ही है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं और ये आप ग्राफिकली देख भी सकते हैं कि ये लीनियर ग्राफ नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो डियर स्टूडेंट्स एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम। ये होता है वोल्ट पर एम्पेयर। इसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये एंटी टेस्ट के अंदर आ सकती है ml² T-3 A-2। So right option will be the beta option. The graphical representation of Ohm's law for ohmic conductor is, तो dear students Ohm law जो है ये I is directly proportional to V है। So graph will be a straight line starting from origin। ये आप देख सकते हैं। Slope of VI graph represents, डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही अहम एमसीक्यू है और इसमें बहुत से बच्चे गलती भी करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। इट मींस क्वांटिटी एट y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एट x एक्सिस। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ की तो आप देख सकते हैं कि V/I इज इक्वल टू होगा R रेजिस्टेंस के। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए IV ग्राफ का स्लोप, तो IV ग्राफ का स्लोप होगा I/V इज इक्वल टू G,
जबकि जो G है ये कंडक्टेंस होती है और कंडक्टेंस होती है 1/R के इक्वल। सो यहाँ पर VI ग्राफ का स्लोप पूछा गया है तो वो होगा अल्फा ऑप्शन रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड द करंट विल। अब हमें पता है कि V = IR, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो I is inversely proportional to R। When resistance increases, current will decrease and vice versa। So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। The resistance of a conductor depends upon। तो डियर स्टूडेंट्स इंतहाई अहम MCQ है, इसको नोट डाउन कर लें, बुक की लाइन है। ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है नेचर पे, डायमेंशन पर और फिजिकल स्टेट के ऊपर। इट मींस डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड। तो इनको हम ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। बीटा इज द राइट ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो इज। Dear students, we know that resistance is directly proportional to temperature. So at absolute zero means 0 Kelvin, resistance of a conductor becomes 0. So right option will be the alpha option. Resistivity depend upon the। ये देखिए dear students, resistivity होती है property of the material of which the wire is made। अब यहाँ पर लिखा हुआ है the resistivity of a substance depend upon temperature। Right option will be the Charlie option। The reciprocal of resistivity is called। तो dear students, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको हम सिग्मा से जाहिर करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = ρL/A। रेजिस्टिविटी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा RA/L यूजिंग SI यूनिट्स। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट बन गया ओहम मीटर। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। Inspectors can easily check the reliability of concrete bridge made with। साइड इंफॉर्मेशन है और ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। Inspectors can easily check the reliability of concrete bridge made with carbon fibers। So right option will be the beta option। Which of the following have the same temperature coefficient of resistivity। Dear students, important है, साइड इंफॉर्मेशन है बुक की। ये देखिए बुक में एक टेबल बना हुआ है, टेबल 13.1, और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आयरन और प्लाटिनियम इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी सेम होता है और इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हैव डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये देखिए बुक की लाइन है कि देयर आर सम सब्सटेंस लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। For example, these substances have negative temperature coefficient. So right option will be the alpha option। The first band of carbon resistor indicates। तो dear students, जो first band होता है वो हमेशा first numeric digit देता है। So right option will be the Charlie option। Tolerance for silver band is। तो dear students, silver band के लिए tolerance होती है ±10%। Beta is the right option। A 0 ohm resistor indicated by single। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। अ 0 ohm रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल ब्लैक कलर बैंड। तो ये देखिए इस तरह का ये होता है। राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द वाउंडेड वायर ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑफ रियोस्टेट मेड ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, मैग्नेन इज अ ट्रेडमार्क नेम फॉर एन अलॉय ऑफ टिपिकली 84% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 4% निकल। Magnet wire is also used as an electrical conductor, minimizing heat transfer between points which need electrical connection। तो ये रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट की जो वायर होती है ये मैग्नेट वायर से बनी होती है। मैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ कि असल में इसका काम होता है ये हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इसके जिम्मे होता है कि ये करंट लॉसेस कम से कम जो है प्रोवाइड करती है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द थर्मिस्टर कन्वर्ट द चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू। डियर स्टूडेंट, थर्मिस्टर का काम होता है हीट एनर्जी को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना। ये आप देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। Why should different resistances are added in series in a circuit। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सीरीज सर्किट है, आप देख सकते हैं। सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है जबकि वोल्टेज डिवाइड होती है, और वोल्टेज डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। ये आपके सामने एक फार्मूला आ गया, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन के रेजिस्टेंस सीरीज में इसलिए लगाई जाती हैं ताकि वोल्टेज को डिवाइड किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ पर मेरा एक डिटेल लेक्चर है, मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इस कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। रियोस्टेट कैन बी फंक्शन एज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि रियोस्टेट को हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और एज पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर वेरिएबल रजिस्टर हमें पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जैसे जैसे इफेक्टिव लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। अब आ जाएं आप पोटेंशियल डिवाइडर पर। अब हम यहाँ पर ये दो टर्मिनल हमने बनाए हुए हैं बी एंड सी, ये आप देख सकते हैं। इन दो टर्मिनल के क्रॉस हमने वोल्टेज ली है, वो है VBC। अब इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ये आप देख सकते हैं। सो हमने जब इक्वेशन बनाई तो ये बन गई VBC इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब जो I होता है V ओवर R के, अब वोल्टेज भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो इस पोर्शन की वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, VBC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो जैसे जैसे आप R को चेंज करेंगे पोटेंशियल भी वैसे ही चेंज होगा। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। रियोस्टेट कैन बी फंक्शन एज वेरिएबल रजिस्टर एज वेल एज पोटेंशियल डिवाइडर। थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर। वंस अगेन बुक की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं कि थर्मिस्टर से हम 10 केल्विन टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। पी आउट विल बी मैक्सिमम व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने ये बुक से ही क्रॉप करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, द डिनोमिनेटर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पी आउट इज लीस्ट एंड सो पी आउट इज मैक्सिमम। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि जिसके अंदर EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट दिया गया है। अब ये देखिए जो E है ये EMF होती है, V ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो IR आपको नज़र आ रहा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब ये देखिए ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है कि जिसका करंट ज़ीरो हो, और क्लोज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। ये आप इसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं ऊपर। When current is flowing, then EMF is greater than terminal potential difference due to effect of internal resistance। ये आप देख सकते हैं, ये जो इफेक्ट IR है इसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जब भी सर्किट क्लोज होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। EMF is dash and dash is its effect। तो वंस अगेन ये बुक की लाइन है, आप देख सकते हैं द EMF is the cause and potential difference is its effect। so right option will be the delta option। an ideal voltmeter would have an infinite। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बुक की लाइन है, याद रखिएगा कि एक आइडियल वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द EMF of two cells can be compared by। डियर स्टूडेंट्स EMF of two cells can be compared by potentiometer। so right option will be the Charlie option। अब मैं आपको क्विकली जो है पोटेंशियोमीटर की वर्किंग समझा दूं कि किस तरह हम इससे EMF कंपेयर करते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर की 1 की 2 ये E1 और E2 बैटरीज के लिए लगी हुई हैं। सबसे पहले हम E1 मालूम करेंगे, इसके लिए हमें की 1 को ऑन करना पड़ेगा और की 2 को ऑफ करना पड़ेगा। आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस तरह से मूव करवाना है कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो 0 पे आ जाए, और यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे E1 इज इक्वल टू EL1 डिवाइडेड बाय R। अब ये जो E है ये नॉन बैटरी है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी L1, ये आप देख सकते हैं इतनी लेंथ होगी। जैसे ही ये गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा आपने इस लेंथ को मेजर कर लेना है। R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर आप कैपिटल L भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बात एक ही है। E2 के लिए आपने क्या करना है, आपने की 1 को ऑफ कर दिया, की 2 को ऑन कर दिया। अब आपके इसको इस तरह से मूव करवाना है ये J2 को कि वंस अगेन डिफ्लेक्शन जो है वो 0 पे आ जाए। ये लेंथ L2 होगी, इसको आप मेजर कर लेंगे। इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब कंपेयर करने के लिए दोनों को डिवाइड करें तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 आ जाएगा। सो इस तरह से हम दो बैटरीज के EMF को कंपेयर करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड कर ली होगी। An accurate measurement of EMF of a cell is made by। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें पोटेंशियोमीटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बैटरी का EMF मालूम करने के लिए। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। Kirchhoff's first rule is based on the conservation of। तो डियर स्टूडेंट्स Kirchhoff's first rule is manifestation of law of conservation of charge। so right option will be the Charlie option। The algebraic sum of all the current at junction is 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ की, जिसके मुताबिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0 और
sum of entering current should be equal to sum of leaving currents. So right option will be the alpha option. The algebraic sum of voltage changes around a closed circuit or loop is zero is Kirchhoff. तो dear students, it's a standard statement of Kirchhoff's second law. या आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक सर्किट देख सकते हैं, तो जितनी भी यहाँ पर पोटेंशियल चेंजेस होंगी उन सब का सम जीरो होगा. सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन. इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई इज. डियर स्टूडेंट्स, ये एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है. यहाँ पर आपके कंसेप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है. अब ये देखिए आपके सामने गिवन सर्किट जो है ये एक सीरीज सर्किट है. सो करंट विल बी कांस्टेंट. तो आप सबसे पहले करंट की वैल्यू निकाल लें. I इज इक्वल टू वी ओवर आर इक्वलेंट है, तो I इज इक्वल टू 8 ओवर 5+1. ये आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगी. तो आपके पास करंट आ गया 4/3 एम्पेयर. अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इस बैटरी से करंट ने निकल के आगे की तरफ जाना है. हमें पता है कि जब भी करंट जो है वो इस तरह से मूव करे कि रेजिस्टेंस उसके रास्ते में आ जाए तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लेते हैं. तो ये देखिए, ये मैंने सर्किट जो है वो रीड्रा किया हुआ है. अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगा, करंट आपके सामने 4/3 एम्पेयर है, तो जो पोटेंशियल ईडी के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल पॉइंट ई पे होगा. सो ये देखिए, एज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. द पोटेंशियल एट ई विल बी वी ई डी इज इक्वल टू माइनस आई आर. पुट करें वैल्यूज तो आप देख सकते हैं कि वी ई डी इज इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाई बाय 1. सो पोटेंशियल एट ई पॉइंट विल बी -4/3 वोल्ट. सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. Two identical resistors are first connected in series and then in parallel to a source supply. Find the ratio of heat produced. Dear students, ये भी इंतहाई अहम एमसीक्यू है और ये भी एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है. इस तरह का बोर्ड में भी आ सकता है. अब ये देखिए, फार्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस आपके पास होता है I² RT. व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज तो ये बन जाएगा I² R इक्वलेंट T. R इक्वलेंट आ गया R + R इज इक्वल टू 2R. तो हम फार्मूला बना देंगे I² 2R इंटू T. अब इसी तरह जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा I² R इक्वलेंट T. और पैरेलल में आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू R/2 हो जाएगी. सो फार्मूला बन गया I² R/2 T. अब आप जब इनकी रेशो लेंगे तो आपके पास ये कट के आंसर आ जाएगा 4:1. सो हीट प्रोड्यूस सीरीज टू हीट प्रोड्यूस पैरेलल की जो रेशो है आप देख सकते हैं ये 4:1 है. सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन. The wire of a resistance 18 ohm is cut into equal parts to form an equilateral triangle. The equivalent resistance between adjacent sides will be. Dear students, ये इंतहाई अहम MCQ है क्योंकि ये बोर्ड में आ भी चुका है और एंट्री टेस्ट का भी इंतहाई अहम कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा. अब आपने इस MCQ को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना है, इसको नोट डाउन करना है. अब ये देखिए, हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 18 ओम है. हमने जब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओम. अब जब हमने इससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई तो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. अब उसने हमें कहा है कि आपने एडजेसेंट साइड्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है. तो ये यहाँ पर मैंने इन दो को लिया हुआ है. आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. अब मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है. सो अगर आपको डायग्राम बना के आ जाए तो फिर भी ये आपने मेरे मेथड से सॉल्व करना है. अगर सिंपल ये इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ. तो आप देख सकते हैं कि इस 6 और इस 6 में जो करंट फ्लो हो रहा है ये सेम फ्लो हो रहा है. इट मीन्स कि ये 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में होंगी. सो जब हमने इसको सॉल्व किया और रीड्रा किया तो ये आपके पास सर्किट आ गया. यहाँ पर देखें इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम ही है जबकि ये होगी 12 ओम. अब 12 ओम इसलिए हुई है क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे. अब वंस अगेन आप देख सकते हैं कि इन दोनों में करंट जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. अब आप देख सकते हैं कि 6 एंड 12 ओम जो हैं ये दोनों पैरेलल में हैं. तो पैरेलल के लिए जब आप इसकी फाइनल आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका तरीका होता है कि ऊपर दोनों रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दें, नीचे दोनों को ऐड कर दें, तो आंसर आ जाएगा 4 ओम. तो ये अब आपके पास जो 4 ओम है ये एडजेसेंट साइड की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एक लंबा मेथड. अब MCQ में इतना टाइम नहीं होता और ख़ास तौर पर एंट्री टेस्ट के अंदर वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को 20 सेकंड्स में सॉल्व करना होता है. अब मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन ये शॉर्टकट वहाँ लगेगा जब आपके पास सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होगी. अब ये याद रखना है
शॉर्टकट हमेशा वहाँ लगेगा जहाँ पर हर साइड की रेजिस्टेंस सेम होगी। अगर साइडों की रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी तो फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन अ क्लोज शेप, अब कोई भी क्लोज शेप हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, ऑक्टागोनल हो, हेक्सागोनल हो, कोई भी हो, दिस इज द शॉर्टकट। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 ओवर n इंटू आर, जबकि जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स है और r जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ अ साइड है। अब हम इस शॉर्टकट को अप्लाई करके इस MCQ का आंसर निकालते हैं। ये देखिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब 3 साइडें हैं तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि एक साइड की जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो 6 है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखें R इक्विवेलेंट आ गई 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम आंसर है, यहाँ भी 4 ओम आंसर है। अब ये क्वेश्चन लेंथी मेथड से हुआ है, यहाँ पे टाइम लगा है, जबकि यहाँ पे आपने विद इन 10 to 15 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो आपने शॉर्टकट टेक्निक इस्तेमाल करके इस तरह के MCQs को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका कंसेप्ट दिमाग में बिठा लिया होगा। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना कीमती फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैं आपके कीमती फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।